Hey guys, welcome back to my channel. Myself प्राची and होने वाली CM प्राची। गाइस हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। गाइस इसके क्वेश्चन आंसर हम इंटरमीडिएट की बुक से सॉल्व करेंगे बिकॉज फाइनल की मैथ में क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है। जो थोड़े बहुत क्वेश्चन इधर उधर मिक्स है मैं ट्राई करूँगी उसको कवर करने का, अदरवाइज हम लोग इंटर की पूरी बुक कवर करने वाले हैं इस वीडियो में, मतलब अभी आने वाले सारे वीडियोस में। ठीक है गाइस, आई होप आपको मज़ा आएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलो गाइस आज हम लोग नया टॉपिक डिस्कस करते हैं जिसका नाम है टेलीकॉम लाइसेंस फीस। गाइस जैसे कि आप यूज करते हैं जियो, एयरटेल, आइडिया एंड एक्सेट्रा, वोडाफोन, बहुत सारे नेटवर्क है गाइस। तो आपको क्या लगता है वो सारे नेटवर्क वाले लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब उनका बिजनेस कैसे चलता है? गाइस उनको अपना बिजनेस चलाने के लिए टेलीकॉम फीस देना पड़ता है, एक लाइसेंस लेते हैं और उसका फीस पे करना पड़ता है उनको। ऐसे ही उन लोग नहीं चलाते अपना बिजनेस, ठीक है, उनको फी पे करना पड़ता है। ठीक है, तो गाइस ये लाइसेंस लेना भी पड़ता है और उसका फी भी पे करना पड़ता है। अब कौन करेगा मैम? सारे ऐसे कर सकते हैं इस दुनिया में, हर कोई कर सकता है ये बिजनेस चाहे तो। ठीक है, उसके बाद जितने भी कैपिटल खर्चा करेंगे वो सबका आपको मतलब आपको कैपिटल खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है, और आपको उसके बाद क्या मिलेगा? आपको मिलेगा राइट टू ऑपरेट। मतलब वो टावर्स लगते हैं बड़े बड़े, देखे ही होगा आप लोगों ने, वो जो बड़े बड़े टावर्स लगते हैं सिटी में, तो वो सारे टावर जो रहते हैं वो जहाँ से सिग्नल रिलीज होता है और उसी को अपन कहते हैं टावर। और यहाँ पे इस टावर को यूज करने का हमको राइट मिल जाता है। ठीक है, तो उसको राइट टू यूज बोलते हैं। तो अगर आपके पास राइट टू यूज है तो हम मानेंगे कि आपको टेलीकॉम लाइसेंस मिल चुका है करके। ठीक है, और आपको एक्चुअल बेसिस में पैसे लेना है लोगों से। ठीक है, और एक्चुअल बेसिस में पे भी करना है। ठीक है, आप इसको पहले या फिर बाद में कमेंसमेंट के खर्च सकते हो खर्चा को। ठीक है, इस ये वाला जो एक्सपेंसेस है या तो आपके बिजनेस स्टार्ट होने से पहले आपने टावर लगवा लिया और उसका परमिशन ले लिया, या तो बाद में भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ कैपिटल खर्चा, जो यहाँ पे कैपिटल खर्चा क्यों ना, इसका ही डिडक्शन मिलेगा और कोई भी डिडक्शन आपको एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला। ठीक है, उसके बाद जितनी भी लाइफ रहेगी उस लाइफ ऑफ असेट की, वो जो टावर की लाइफ रहेगी वो लाइफ के हिसाब से आपको अमोर्टाइज करना है जितना भी आप एक्चुअल पे कर रहे हो। ऐसे नहीं कि मैंने आपसे 1 लाख रुपया मांगा, आपने तो 50,000 ही बस दिया और डिडक्शन ले रहे हो 1 लाख का। नो गाइस, आप सिर्फ 50,000 पे कर रहे हो तो 50,000 पे कर रहे हो तो उसका आपको अमोर्टाइज करना है उसको, और वो ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ असेट आप उसका डिडक्शन लोगे। ठीक है, अगर आप ऐसा कोई खर्चा कर रहे हो जो कि प्री कमेंसमेंट है, मतलब अभी आपका बिजनेस नहीं स्टार्ट हुआ है और फिर भी आपने वो एक्सपेंस किया है, तो गाइस जिस साल आपका बिजनेस स्टार्ट होगा ना, जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट होगा उस दिन आपको वो डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। इसके पीछे का लॉजिक सुनना, इसके पीछे का लॉजिक ये है गाइस कि आपको कैपिटल का डिडक्शन मिल रहा है ना 100%, और डेप्रीसिएशन का लॉजिक मैं आपको बताई थी 10-10 करके धीरे 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 मिलता है। तो क्या करोगे, 10-10 लेके एक साथ 100 तो दे रहे हैं ना आपको, इसलिए डेप्रीसिएशन नहीं मिलता। जिस दिन गाइज आप अपना लाइसेंस को सेल करोगे, हो सकता है गाइज आपका मूड बना था आज बिजनेस करने का, आपने लिया लाइसेंस, अब आपका मूड नहीं है, आप लाइसेंस नहीं चाहिए आपको, आप बेचना चाहते हो उसको तो आप बेच रहे हो। तो गाइज कोई चीज बेचते हैं तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो आपको लॉस होगा। तो लॉस होता है तो गाइज वो बिजनेस एक्सपेंस हो जाता है आपका, बिजनेस लॉस। अगर गाइज आपको प्रॉफिट होता है तो अगर डब्ल्यूडीवी जितना हो रहा है, जितना डब्ल्यूडीवी थी उसकी उतना खर्चा हो रहा है, उतना गेन हो रहा है आपको, तो वो आपको बिजनेस का गेन है। बट गाइज आप कॉस्ट से ज्यादा कमा रहे हो, मतलब यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कैपिटल गेन होगा यहाँ पर। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट हर जगह ही एप्लीकेबल होता है, आपको इसको लॉजिकली मैं आपको समझा चुकी हूँ, इसको आपको याद भी कर लेना चाहिए। ठीक है, अगर गाइस आपका कोई बिजनेस है, आपने इस बिजनेस में टावर लिया है और आपका एक और बिजनेस है, तो गाइस अगर आप लोग अमलगमेट हो रहे हो या अलग हो रहे हो, आपका एक बिजनेस था आप लोग अलग हो रहे हो, तो इन दोनों ही केस में जितनी भी लाइफ बचेगी एसेट्स की, मतलब समझ लो 10 साल की लाइफ थी टोटल, आपने अभी तक सिर्फ 5 ईयर यूज किए, तो बची हुई जो 5 ईयर्स है वो अमलगमेटिंग कंपनी या डीमर्जिंग कंपनी जो रहेगी वो यूज करेगी। कॉमन सेंस की बात है ये तो। आई होप गाइज आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है गाइज, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इजी भी है। अब गाइज मैं आपको ये बता दूं कि ये वाला जो सेक्शन है ना, ये टेलीकॉम फीस का है। ठीक है, सेम सेक्शन में ये प्रोविजन पूरी 100% सेम है, बस सेक्शन नंबर चेंज है स्पेक्ट्रम के लिए। ठीक है गाइज, तो घबराने की बात नहीं, सेम प्रोविजन है, एक बार याद कर लो, सब में लगता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
गाइज अगर आप गांव में सेवा करते हो, रूरल डेवलपमेंट करवाते हो, ठीक है, गांव में सेवा कर रहे हो, वहां आपकी डेवलपमेंट में हाथ बटा रहे हो, आपका कंट्रीब्यूशन हो रहा है, आप वहां पैसे दे रहे हो, आप कुछ पेमेंट कर रहे हो, आपके अंदर की आत्मा जाग गई है और आप सोचो कि अब ग्रामीण लोगों की मदद करना है मुझे, तो गाइज आप बिल्कुल कर सकते हो, बट अप्रूव्ड जगह से करना है। ऐसी गाइज फेक बहुत सारी चीजें होती है, हमको फेकनेस में नहीं जाना है। आप अप्रूव्ड जगह से करवाओ, आराम से रूरल डेवलपमेंट करवाओ, सर्टिफिकेशन आपके पास प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है। आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि आप ट्रेनिंग करवाओ, वहाँ पे जितने भी लोग हैं उनको ट्रेनिंग सर्विसेज दो, ठीक है। नेशनल फंड्स में पैसे जमा कराओ, ठीक है। और जब गाइस ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये होता है गाइस कि समझ लो आज 1/1/2021 है, ठीक है। आज आपने ये वाले फंड में जमा कराया पैसे जब ये अप्रूव्ड था, मान लीजिए 2 महीने बाद ये अनअप्रूव्ड हो गया, इसकी अप्रूवल कैंसिल हो गई, तो गाइस जो आपको इस पेमेंट के ऊपर डिडक्शन मिलने वाला था उसका क्या होगा? तो गाइस वो डिडक्शन आपको अभी भी मिलेगा, बिकॉज अप्रूवल थी जब आपने पेमेंट की थी, और उस समय पेमेंट थी, उस समय अप्रूवल थी, तो आपको डिडक्शन भी मिलेगा। अगर उस समय अप्रूवल नहीं रहती तो डिडक्शन नहीं मिलता, बट अप्रूवल थी फिर डिडक्शन भी मिलेगा, ठीक है गाइस। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। वैसे गाइज अगर आप एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स में अपना हाथ बटाते हो, एग्रीकल्चर के कामों में आप अपना सहयोग दे रहे हो, तो उसके लिए जो भी खर्चा दे रहे हो गाइज उसका आपको 100% डिडक्शन मिलता है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि आप ज्यादा से ज्यादा ये सब काम करो, ठीक है। नेक्स्ट गाइस अगर आप स्किल डेवलपमेंट में अपना हाथ बटा रहे हो, लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हो, लोगों को पढ़ा रहे हो, लिखा रहे हो, कुछ भी स्किल्स दे रहे हो, कंप्यूटर स्किल्स दे रहे हो, सॉफ्ट स्किल्स दे रहे हो, कोई भी स्किल्स दे रहे हो और डेवलपमेंट कर रहे हो लोगों का, तो गाइस आपको पहली बार तो नोटिफाइड स्किल्स प्रोग्राम देना है, ऐसे कुछ भी नहीं दे सकता। आप नोटिफाइड काम करोगे और उसमें आपको लैंड एंड बिल्डिंग का डिडक्शन तो नहीं मिलेगा, बाकी मिल सकता है, ठीक है गाइस, अच्छे से समझ गए। तो गाइस चलो अब हम लोग पढ़ते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। गाइस प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस से क्या समझते हो आप लोग? प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का मतलब होता है वो वाले खर्चे जो प्री बिजनेस ऑपरेशन के हम लोग करते हैं, मतलब मैम मतलब ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हुआ है गाइस आपके बिजनेस का, बट आप अभी से खर्चे करना स्टार्ट कर दियो। मैम क्यों करेंगे, हम लोग को पागल कुत्ता नहीं काटता है, हम नहीं खर्चा करेंगे, हमको पसंद ही नहीं खर्चा करना। यस गाइस आई नो आप लोग को खर्चा करना पसंद नहीं है, बट गाइस जब बिजनेस करते हैं ना तो बिजनेस का अपन को देखना रहता है कि जो बिजनेस हम जिस लोकेलिटी में स्टार्ट कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, वहाँ पे कस्टमर आते हैं कि नहीं, हमारे कॉम्पिटिटर क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, मार्केट कंडीशन क्या है, लोग क्या पसंद करते हैं, लोग कितना खर्चा कर सकते हैं, वहाँ की इनकम, वहाँ के लोगों की इनकम कितनी है, क्या वो लोग ये प्रोडक्ट खरीद पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, अफोर्ड कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती गाइस, और आप अकेले ही सारी चीजें नहीं देख सकते, इसलिए गाइस आप एक्सपर्ट्स को हायर करते हो, ठीक है। तो क्या होता है देखो, सबसे पहले आप प्रोजेक्ट बनवाओगे अपना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनवाओगे एक, आप अपना पे फिजिबिलिटी चेक करोगे कि फिजिबल है कि नहीं प्रोजेक्ट, पहले प्रोजेक्ट बनता है फिर उसको फिजिबिलिटी चेक होती है या क्या ये प्रोजेक्ट सही है कि नहीं, फिर मार्केट देखते हैं, वहाँ का इंजीनियरिंग सर्विसेज लेते हैं। तो गाइस ये सारे खर्चे या तो आप खुद कर सकते हो या तो फिर अगर आप कंपनी है आपकी कोई तो बोर्ड अप्रूवल देती तो फिर होता है, ठीक है। फिर लीगल चार्जेस जो भी लगते हैं, है ना, लीगल चार्जेस अगर लगते तो आप एग्रीमेंट बनवाएं, प्रिंटिंग कराए, ड्राफ्टिंग करवाए, अपना एमओए एओए, तो गाइस ये सारे में भी खर्च होते हैं बहुत सारे, तो ये सारे खर्चे जो है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंडर आते हैं। उसके बाद कहीं रजिस्ट्रेशन फीस लगती है, अगर कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन करवाते हो, आप पब्लिक इशू लाओगे सिक्योरिटीज का, उसमें खर्चा लगेगा, और कोई भी अदर खर्चा अगर आपको लगता है तो वो सारे एक्सपेंसेस जो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस में कवर होते हैं। ये सेक्शन गाइस सिर्फ कंपनीज और रेसिडेंट के लिए है और किसी के लिए भी नहीं है, तो कंपनी और रेसिडेंट है उन लोग यहाँ पर आते हैं और यही सेक्शन का बेनिफिट उठाते हैं। फॉरेन कंपनी जो है उन लोग यहाँ पर, उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है ये सेक्शन, ठीक है गाइस। डिडक्शन कितने का मिलेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एकदम ध्यान से सुनना। तो देखो डिडक्शन मिलता है आपको ज्यादा से ज्यादा कितना मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मतलब या तो एक्चुअल का ले लो या तो फिर अगर गाइस आप लोग कंपनी हो तो फिर आप 5% ऑफ प्रोजेक्ट का कॉस्ट। मैम प्रोजेक्ट कॉस्ट का मतलब जितना भी आप फिक्स्ड एसेट्स का खर्चा आपका वो मैम, या फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का 5%। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है मैम, तो शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये सारी चीजें आपकी होती है कैपिटल एम्प्लॉयड, तो इसका 5%। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का 5% या कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट का 5%, इन दोनों में से जो हायर रहेगा वो लेना है और उसको कंपेयर करना है आपको एक्चुअल के साथ, और इन दोनों में से जो लोअर रहेगा आपको वो लेना है। गाइस ये प्रोविजन थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, बट क्वेश्चन जब बनाएंगे तो कोई एकदम क्लियर हो जाएगा।
फिर से बता रही हूँ, जो आपने प्रोजेक्ट में खर्चा किया है और जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड लगाया है, इन दोनों का 5-5%, या फिर इन दोनों में तो इसका तो हायर ले लिए, उसको कंपेयर करोगे असली में मैंने कितना खर्चा किया है और उसका लोअर लोगे। ठीक है। अब अगर आप कंपनी नहीं हो तो फिर ये तो आएगा ही नहीं, शेयर कैपिटल नहीं आएगा, तो फिर सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट आएगा, तो उसका 5% या असली में जो खर्चा किया वो, इन दोनों में से जो भी लोअर रहेगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो गाइस इंटरमीडिएट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला प्रोविजन। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। गाइस अगर आप अमलगमेशन करवाते हो या डीमर्जर करवाते हो तो गाइस ऐसे फोकट में कोई बात नहीं होती, दो जन मिलते हैं अमलगमेशन में, तो गाइस शादी में जैसे खर्चे होते हैं ना वैसे अमलगमेशन में खर्चे होते हैं, डीमर्जर मतलब डिवोर्स में खर्चे होते हैं वैसे डीमर्जर में खर्चे होते हैं। तो ये शादी है और ये बर्बादी है, दोनों ही में जो खर्चे हो रहे हैं आपके, और आप इंडियन कंपनी हो के ऐसा खर्चे कर रहे हो, इस पर्पस के लिए कर रहे हो कि मेरे को डिवोर्स चाहिए, मेरे को शादी करना है, इन दोनों पर्पस से अगर कर रहे हो तो जितना भी आपका खर्चा है उसको 1/5 कर देना, क्योंकि गाइस शादी कम से कम 5 साल तो चलेगी ना, डिवोर्स कम से कम, डिवोर्स का केस 5 साल तो चलेगा ही ना, इसलिए 1/5 करते हैं। सिर्फ याद करने के लिए कह रही हूँ, ऐसे ही बस, ठीक है, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो गाइस इस वजह से हम लोग का 1/5 होता है, ठीक है, याद रखना। देन गाइस आपने वीआरएस का खर्चा किया, मैम वीआरएस कौन है? वीआरएस इज इक्वल टू गाइस वॉलंटरी, आपको रिटायरमेंट लेना रहता है, तो अगर गाइस आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हो, मतलब ऐसे ही आपको खुद से रिटायरमेंट लेने का मन होगा, मुझे नहीं करना कुछ भी, अब मैं आराम करूंगा आराम से, तो गाइस उस केस में अगर आप सारे एसएससी के पास पावर है कि वो लोग वीआरएस ले सकते हैं, और उसका जो भी खर्चा होता है एम्प्लॉयर के हाथ में, वो 5 साल तक उसको अमोटाइज करता है, क्योंकि मोटा खर्चा होता है ना, इतना मोटा खर्चा 1 साल में कैसे अमोटाइज करेगा, इसलिए 5 साल में उसको अमोटाइज करता है। ठीक है। देन गाइज नेक्स्ट अपना प्रोस्पेक्टिंग ऑफ मिनरल्स, इसका मतलब क्या होता है मैम? गाइज अपन मिनरल्स खुद के निकाल रहे, जमीन में से मिनरल्स निकाल रहे, मिनरल्स निकाल रहे, तो गाइज कोई भी एसएससी अगर ये काम कर रहा है कि वो मिनरल्स निकालने में बहुत भारी खर्चा कर रहा है, तो उस केस में अगर वो एसएससी है और वो कमर्शियल प्रोडक्शन कर रहा है, गाइस ध्यान रखना कि जो मिनरल्स का निकालने का कार्यक्रम है वो पिछले 4 साल से चलते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज मुंह उठाए और आ गए, नहीं गाइस, आपको आराम से पिछले 4 साल तक का कमर्शियल प्रोडक्शन उठाना है और फिर उसका डिडक्शन आपको मिलेगा। बट कुछ चीजों पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, आपने कोई साइट एक्वायर की है उसका डिडक्शन नहीं मिलता, आपने कोई डिपॉजिट किया मिनरल्स एक्विजिशन करके उसका भी डिडक्शन नहीं मिलता, और कैपिटल एसेट का डिडक्शन नहीं मिलता। ठीक है, तो ये तीनों का एक्सपेंसेस का आपको डिडक्शन नहीं मिलता, आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आप जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं इन तीनों को छोड़कर वो सारों का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, और उसको डिवाइड बाई 10 करना है, क्योंकि गाइस मिनरल निकालने का काम ऐसे 1-2 साल का नहीं होता, बहुत बड़ा भारी काम होता है और खर्चे भी काफी ज्यादा होते हैं, तो 10 साल तक हम मानते हैं कि आप उसको एमोटाइज करोगे अपने पीएल अकाउंट में। ठीक है, इसलिए उसको 10 साल का आपको डिडक्शन मिलता है। आपको याद करा दूंगा, इस मिनरल ही एकमात्र सेक्शन है जिसका 10 साल है, अदरवाइज सब में 5 होता है। ठीक है, तो याद रखना मिनरल में ही सिर्फ 10 होता है, भूलना नहीं है। देन गाइस इंश्योरेंस प्रीमियम, गाइस इस दुनिया में हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं लोगों का ताकि हम उनकी लाइफ सेव कर सके, हम किसी को खोना नहीं चाहते इसलिए उनका इंश्योरेंस लेते हैं, क्योंकि अगर वो चले गए तो कम से कम उनकी कमी महसूस ना हो उतनी ज्यादा, इसलिए इंश्योरेंस लिया जाता है। तो गाइस इंश्योरेंस का एक डिडक्शन मिलना चाहिए, क्योंकि इंश्योरेंस प्रीमियम हम पे करते तो वो हमारा एक्सपेंसेस है, अब उस एक्सपेंस को एज अ डिडक्शन हमको क्लेम करने मिलना चाहिए। तो गाइस अगर आप स्टॉक है आपके पास, बहुत सारा रॉ मटेरियल स्टॉक है आपके पास, तो आपको उसका पूरा डिडक्शन मिल जाएगा अगर आप इसका इंश्योरेंस लेते हो तो। ठीक है, आपके पास जानवर है जैसे गाय, कुत्ता, भैंस, बिल्ली और ये हैन वगैरह, कैटल्स वगैरह, फिश वगैरह, तो गाइस ये सारे जो भी कैटल्स कैटेगरी में आते हैं, अगर उनकी लाइफ को बचाने के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको उसका पूरा 100% डिडक्शन मिलता है। आप अपने किसी एम्प्लॉय का इंश्योरेंस लियो तो उसका भी आपको 100% डिडक्शन मिलता है। बट गाइस अगर आप कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोइंग्स कर रहे हो, इंश्योरेंस तो यहीं तक था। ठीक है, अब कैश पेमेंट है गाइस, अगर आप कोई कैश पे करते हो, मतलब देखो समझो अच्छे से, आपने ना बोरो किया कुछ कैपिटल मार्केट से, कहीं से भी बोरो किया, ठीक है, आपने बोरो मना किया और फिर आप उसको पे कर रहे हो, तो गाइस आपको क्या करना है, इसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा, इंटरेस्ट का आपको हमेशा डिडक्शन मिलता है। ठीक है, बट आपको ना पे करना रहेगा बिफोर ड्यू डेट, आपको पेड बेसिस पे मिलता है ये वाला, मतलब अगर आप बोल रहे हो ना कि ड्यू हो गया है बट मैंने पे नहीं किया है, मैं पे कर दूंगा ना मैम, क्या जल्दी मैम, मैं पे कर दूंगा ना, ऐसे करके आप कर रहे हो,
और ये ड्यू 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 बस हो रहा है तो नहीं मिलेगा डिडक्शन। आपको इसको पे करना पड़ेगा। जब आप पे करते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिलता है, और वो भी रिटर्न डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले। ये दोनों के लिए सेम प्रोविजंस है कि पेड बेसिस में मिलता है। अगर गाइस आप किसी भी अपनी एम्प्लॉय को बोनस देते हो, सैलरी में, बोनस में, कमीशन देते हो, तो ये दोनों चीज पेड बेसिस में मिलता है। आप पे करोगे तभी आपको मिलेगा, वो भी रिटर्न फाइलिंग, जो आपका डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है उससे पहले आपको असली में पे करना है, ड्यू नहीं, पे करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन गाइस अपना जीरो कूपन बॉन्ड है। तो गाइस जीरो कूपन बॉन्ड जो होते हैं ना, उन लोग क्या होते हैं, उनका जो कूपन मतलब जो उनका वो होता है वो जीरो होता है, इसलिए उनको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं अपन। ठीक है। ये ज्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज जो होती है वो लोग इशू करती है। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो रहेगी वो इशू करेगी जीरो कूपन बॉन्ड्स। ठीक है। और ये इसका बेनिफिट ना आपको कभी मैच्योरिटी से पहले मिलता ही नहीं है, इसलिए इसको जीरो बोलते हैं, क्योंकि इसका जो कूपन रहता है ना वो जीरो रहता है। मतलब आप मैच्योर हो गए तभी आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज ये जीरो जीरो कोई काम का नहीं होता। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो होती है ना वो इशू करती है इनको, और बिफोर मैच्योरिटी आपको कोई भी इसका फायदा नहीं होता। ये प्रो रेटा बेसिस में डिस्काउंट होता है इसका पीरियड ओवर द लाइफ। मतलब मैम समझ लो 100 रुपए का है ना, तो इसके लाइफ जितना है उसको आप उतने साल में उसको प्रो रेट कर दोगे। मतलब समझ लो 10 साल है तो हर साल का 10 10 10 ऐसे करके एमोटाइज कर दोगे ओवर द पीरियड ऑफ लाइफ ऑफ अ बॉन्ड। ठीक है। और फिर उसका डिडक्शन ले सकते हो आप फिर वैसे। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब गाइस अपन नया टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कंट्रीब्यूशन टू फंड। गाइस अपन पैसे जमा करते हैं फंड्स में, बहुत सारे फंड्स है इस दुनिया में, किसी भी फंड्स पे अपन पैसे जमा कर सकते हैं। तो गाइस अगर आप पैसे जमा करते हो, किस में कर रहे हो, आरपीएफ में कर रहे हो, पेंशन स्कीम में कर रहे हो, ग्रेच्युटी में कर रहे हो, स्टाफ के वेलफेयर में कर रहे हो, या फिर किसी जानवर के में कर रहे हो, तो गाइस अगर आप अपना पैसा डालते हैं सुपर एनुएशन फंड्स में, या फिर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, पेंशन स्कीम में, ग्रेच्युटी फंड में, स्टाफ के वेलफेयर फंड में, या फिर एनिमल के, ये सारी जगह गाइस अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको डिडक्शन मिलता है। गाइस ध्यान रखना, यहाँ पे रिकॉग्नाइज फंड लिया है, अनरिकॉग्नाइज नहीं ले सकते आप। और गाइस आपके पे रिस्ट्रिक्शन है कि आपको ड्यू डेट से पहले इसका पेमेंट करना है, पे करना है, पे करना है। ध्यान रखना ड्यू डेट से पहले पे करना है, तभी आपको डिडक्शन मिलता है। गाइस तो आपको अगर पेंशन फंड में पैसे डालना है तो वो 10% ऑफ सैलरी बस डालना, उससे ज्यादा आपकी श्रद्धा है, भक्ति है, 20 25 30% बिल्कुल डालो, कोई मना नहीं करेगा। हम डिडक्शन नहीं दे सकते, हमारी श्रद्धा नहीं है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोल रहा है 10% से ज्यादा हमसे मत मांगने आना। आपको करना है दान पुण्य 100% करो, हमको मतलब नहीं। हम 10% से ज्यादा डिडक्शन नहीं देंगे आपको। ठीक है। डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 10% का मिलेगा। ग्रेच्युटी फंड में अगर पैसे डाल रहे हो आप, तो फिर आपको रिटर्न ऑफ डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग से पहले पे करना है। स्टाफ वेलफेयर में डालोगे तो भी पे करना है, अदरवाइज वो आपकी इनकम ट्रीट हो जाएगी, आपको इनकम मान लेंगे उसको। एनिमल अगर आपने फिक्स एसेट्स की तरह रखा है, अपने जान से प्यारे जानवरों को आप एकदम फिक्स एसेट की तरह संभाल संभाल के रखते हो, तो जितने रुपए में आपने 1 लाख रुपए में खरीदा था एक डॉग, और माइनस जितने रुपए में आप उसको सेल कर रहे हो, तो उसका बाद जो भी बैलेंस अमाउंट बचता है उसका डिडक्शन आपको मिल जाता है। ठीक है गाइस। उसके बाद इसका ऐसे मानो ना कि परचेज किया था 1 लाख में, 100 रुपीज में सेल कर दिया, बिकॉज गाइज स्क्रैप सेल में तो आप समझ ही गए होगे, मैं कहना नहीं चाहती। ठीक है। तो जो भी अमाउंट बैलेंस बच रहा है वो डिडक्शन होगा आपका, एज अ डेप्रिसिएशन मान रहे हैं ना, क्योंकि एनिमल का कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, इसलिए आपको डिडक्शन दे देते हैं यहाँ पर। इनकम होने के बाद भी डिडक्शन मिल जाता है, बिकॉज इट इज ट्रीटेड एज डेप्रिसिएशन। बिकॉज ये एनिमल है तो इनका कोई डेप्रिसिएशन नहीं होता, इसलिए इसका अमाउंट का जो भी डिफरेंस रहेगा उसको डेप्रिसिएशन की तरह मानते हुए अपन डिडक्शन ले लेंगे। ये ऐसा कहीं लिखा नहीं है, बट मैं आपको याद करने के लिए और लॉजिक देने के लिए बता रही हूँ सिर्फ। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बैड डेट्स का बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, पूरे कान को खोल के एकदम ध्यान से सुनना। बैड डेट्स का एकदम इसमें से क्वेश्चन आता ही है, इंटरमीडिएट में तो आता ही आता है और फाइनल में भी आ सकता है। देखो क्या होता है ना कि गाइस बैड डेट जो होते हैं ना वो बिजनेस में होते रहते हैं, और ये बिजनेसमैन ही जानता कि कौन बैड डेट होगा। बट गाइस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कैसे आपकी बात में मान ले? आप 1 नंबर के टैक्स चोरी करने वाले बंदे हो, कैसे माने कि आप सच बोल रहे हो? नहीं मान सकते। बट बैड डेट तो होगा ही ना, होना है तो होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता उसको होने से।
ठीक है, तो बैड डेट जो रहेगा उसका आपको डिडक्शन मिलेगा, बट उसके लिए हम आपको फोर्स नहीं कर सकते कि आप प्रूफ करो। कैसे प्रूफ करोगे गाइस? किसी का नियत खराब है, वो कैसे प्रूफ करोगे आप? वो पैसे नहीं देने वाला, उसका नियत खराब है, वो बिजनेसमैन जानता है, क्योंकि हम उनकी वाइफ मिलते रहती है, वो लोग मिलते हैं, उनको ट्रांजेक्शन करना था, उनको पता होता है कौन पैसे देगा कौन नहीं देगा। अब ये सारी फीलिंग्स को थोड़ी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझा सकते हैं हम, तो इस वजह से प्रूफ करने तो आपको नहीं कहेंगे हम, और ये बिजनेस से रिलेटेड है ये भी पता है। तो गाइस डिडक्शन तो अपन को मिलता है, बट हमेशा जरूरी नहीं कि जितना आप मांगो उतना मिलता है। जैसे गाइस आप भगवान के सामने प्रार्थना करके बोलते हो प्लीज भगवान जी मेरे को 200 मार्क्स दिलवा देना, बस 200 दिलवा देना, तो भगवान की इच्छा ना 200 से कम भी तो दिलवा सकता है। अब भगवान को थोड़ी ना समझते कि 200 ही आपका डेडलाइन है, उससे कम नहीं मानोगे आप। हो सकता है भगवान की कृपा हुई और भगवान ने आपको 199 दिला दिया, भगवान ना करे किसी को ऐसा मिलने, बट फॉर एग्जाम्पल किसी भी मिस्टर एक्स को इतना मिल गया, भगवान थोड़ा सा डिस्काउंट कर दिया और 199 देवा दिया उसको, ठीक है। तो उस केस में गाइस वैसे ही हो सकता है ना, तो डेप्री जो अपना ये बैड डेट्स होता है ना, वो जो अपनी कंपनी है, सॉरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है वो क्या करती, पूरा नहीं देती, कभी कम देती है कभी मान जाती है। तो कैसे करना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि 100 रुपए का बैड डेट होने के लिए आपने बोला था, बट उन्होंने क्या बोला कि नहीं सिर्फ 80 का, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम चोर आदमी, तुम झूठ बोल रहे हो। तो गाइस असली में अगर 100 हो गया तो फिर अब 20 का क्या करोगे? मान लो 100 में से रिकवरी हो गई तो क्या करोगे? इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। तो गाइस ये आपको समझना है, मेनली आपको ये समझना है, ठीक है। चलो समझते कैसे होगा। बैड डेट सबसे पहली बात तो बिजनेस से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे नहीं गाइस कि आपने पर्सनल लोन लिया था और उसका बैड डेट हो गया, या फिर किसी को आपने लोन दिया था, सॉरी लोन दोगे तब बैड डेट होगा ना, आपने किसी को पर्सनल लोन दिया और वो बैड डेट हो गया, तो उस केस में गाइस यहाँ पे नहीं आ सकता आप मुंह उठा के। आपको आपके रिकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज में जो आप रोज बिजनेस करते हो उस बिजनेस से रिलेटेड अगर आपको बैड डेट्स होते तो उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट वाले बैड डेट्स की बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले तो गाइस आपको ये मानना पड़ेगा कि जो बैड डेट होने वाला है वो आपका पहले इनकम आने वाला था उससे, वो आपकी सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए पहले। यहाँ पे आपने डेटर खड़ा किया है एंड देन फिर 2 सेल्स किया है, मतलब आपने सेल किया किसी बंदे को, ये आप यहाँ पे एंट्री में शो करना चाहते हो, और इस उम्मीद से आपने लिखा है एंट्री कि एक ना एक दिन इससे हमको कैश मिलेगा, ये उम्मीद झलक रही इस एंट्री से हमको, ठीक है। और दूसरी बात गाइस आप हमेशा याद रखना कि प्रोविजन पे कभी भी डिडक्शन नहीं मिलता। प्रोविजन एक मनगणित कहानी रहती है, हमको ऐसा लग रहा है कि इस साल इतने बैड डेट हो जाएगा, अरे लगते रहा, हमको क्या जाना है, हमारा कुछ नहीं चल रहा है, बिल्कुल भी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाला। अगर आप मनगणत कहानी प्रोविजन बना रहे हो तो नहीं मिलता, राइट ऑफ कर रहे हो तो मिल जाएगा, ठीक है। राइट ऑफ के एक्सेप्शन है गाइस कि अगर आईसीडीएस में राइट ऑफ करना मना किया है, मतलब कह रहे कि डिडक्शन नहीं मिलना चाहिए, मतलब राइट ऑफ नहीं करना है, तो भी डिडक्शन मिल जाएगा, ठीक है। कंडीशंस गाइस ये होनी चाहिए कि आपका बिजनेस चलते रहना चाहिए, जो आपका बैड डेट है वो रेवेन्यू नेचर का होना चाहिए, कैश बेसिस की अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉलो करते हो आप तो ये वाला आपको नहीं मिलता। अक्रूवल वाले जो रहते हैं ना, अक्रूवल वाला कॉन्सेप्ट जो लोग यूज करते हैं उनके लिए बैड डेट के कॉन्सेप्ट है, कैश बेसिस वालों के लिए कोई जगह नहीं है। आपका बिजनेस सक्सीड हो गया, बड़ा हो गया, तो गाइस अगर पुराने बिजनेस में आपके बैड डेट्स थे तो नए बिजनेस में भी उनको ले लेंगे, ठीक है, डिडक्शन मिलता है। तो आई होप गाइस आपको क्लियर होगा कि बैड डेट्स में क्या है। अब गाइस रिकवरी हुई तो क्या होगा, ये मेन क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा ध्यान से। पैसे वापस आ गए बैड डेट से, आप हो ये क्यूट से मिस्टर यू, ठीक है। आपने बोला कि एओ साहब हमारे 2 लाख के इस साल बैड डेट होने वाले हैं। एओ साहब ने बोला हाँ चल हट झूठा कहीं का, 1,50,000 के होंगे मेरे को पता है करके। फिर आप जो थे आपको एक दिन बहुत बुरा सपना आया कि आपने अपने पैसे लौटाए नहीं, उस वजह से ऐसा ऐसा हो रहा, तो आप बोला अरे नहीं नहीं मैं तुरंत लौटाता हूँ करके। आप तुरंत लौटाने आ गए, दौड़ते दौड़ते बिना चप्पल पहने दौड़ते हुए आए और 2 लाख रुपए वापस देके गए। तो जिस दिन आपने पूरा 2 लाख वापस कर दिया, पहले आपने 2 लाख रुपए बैड डेट करवाए, अब आपको 2 लाख रुपए वापस मिल गया, आपने रिकवर कर लिया 2 लाख रुपए किसी इंसान से, आपके किसी डेटर से, ठीक है। आपको अलाउ कितना हुआ था? इनकम टैक्स के हिसाब से आपका 1.5 लाख का बैड डेट है, आपके हिसाब से आपका 2 लाख का बैड डेट है, और आपकी रिकवरी भी 2 लाख की हुई है। अब कैलकुलेशन कैसे होगा? तो इसका फॉर्मूला गाइस चाहो तो आप याद कर सकते हो, बट इसके पीछे का लॉजिक बताऊंगी पहले मैं, फिर याद कर लेना, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर देखो अब देखो इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट के हिसाब से 1.5 लाख का आपका बैड डेट था,
आपके हिसाब से 2 लाख का था, मतलब उनके हिसाब से 50,000 तो है ही नहीं, 50,000 तो है ही नहीं, तो 50,000 का आपको कभी भी डिडक्शन नहीं मिला था, मतलब इसके ऊपर अब आप टैक्स भी नहीं दोगे। ठीक है, जब आपको डिडक्शन मिलता है तब आपको टैक्स देना पड़ता है, आपने डिडक्शन लिया ही नहीं तब टैक्स क्यों दोगे। तो क्लेम्ड मतलब आपने 2 लाख क्लेम किया, अलाउड मतलब आपको अलाउ कितना हुआ, मतलब 50,000, अब रिकवर कितना किए पूरा 2 लाख, मतलब 1.5 लाख पे ही टैक्स लगेगा। ठीक है, आप ऐसे समझो कि मेरे को डिडक्शन कितने का मिला था, 1.5 लाख का, तो मेरे को टैक्स कितने में पे करना पड़ेगा, 1.5 लाख पे बस। क्योंकि इनकम जब उस समय आपने डिडक्शन नहीं दिया 50,000 को, जब आपको उस समय जब मैं बोल रहा था चिल्ला चिल्ला के रो रो के बोल रहा था प्लीज मेरे को 50,000 का डिडक्शन दे दो दे दो, ये नहीं देगा पैसे नहीं देगा, आपने कान बंद कर लिए थे अपने, आप नहीं सुन पा रहे थे उस समय ना, अब मत सुनो, अब अंधे हो जाओ, उस समय नहीं सुनाई दे रहा था ना, अब अंधे हो जाओ। अब आपको 50,000 का डिफरेंस नहीं दिखेगा, अब आप सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख पे ही टैक्स ले सकते हो, बिकॉज आपने 1.5 लाख का ही डिडक्शन दिया था। 50,000 यहाँ पर इनकम नहीं मानी जाएगी, बिकॉज आपने उसका डिडक्शन नहीं दिया था। अगर आपने 2 लाख का डिडक्शन दिया था तो पूरा 2 लाख का अपन को टैक्स पे करना पड़ता, बट 1.5 लाख का दिया था तो 1.5 लाख के ऊपर डिडक्शन मिलेगा और उसी का फिर अपन टैक्स पे करेंगे। ठीक है, तो इस कैलकुलेशन देख लो, यहाँ पे 1.5 लाख पे ही टैक्स लगा है। ऑलवेज टैक्सेबल इरिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस कंटिन्यू या ना हो, याद रखना गाइस, आपका 10 साल बाद रिकवरी हो रही है बिजनेस बंद होने के, 20 साल बाद रिकवरी हो रही है बिजनेस बंद होने के, आपको हमेशा टैक्स पे करना पड़ता है, चाहे आपका बिजनेस चले मत चले कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है गाइस, तो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस अगर वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत अच्छी लगती तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए गाइस। तो आपको मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय गाइस।